तो ब्रिक्स में इस बार क्या खास रहने वाला है, सबसे पहले आपको बता देते हैं। ब्रिक्स यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, और इसके अलावा 2023 में कुछ और देशों को भी इसमें शामिल किया गया था। खास क्या है, इसका विषय क्या है? न्याय संगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना इसका विषय है। 24 देशों के नेता समेत 32 देशों के प्रतिनिधि मंडल इस बार इसमें शामिल होने वाले। इस बार इसमें ईरान भी शामिल होने वाला है। रूस में अब तक का सबसे बड़ा विदेश नीति कार्यक्रम इसे माना जा रहा है, क्योंकि 2001 के बाद जो राष्ट्रों की संख्या है वो बढ़ गई है। कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिल सकते हैं, लेकिन स्पष्ट नहीं है कि चीन से मुलाकात होगी या नहीं। पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात बेहद अहम है। द्विपक्षीय वार्ता भी हो सकती है, लेकिन चीन के साथ द्विपक्षीय वार्ता को लेकर के अभी तक कुछ भी तय नहीं हुआ है। ईरान के राष्ट्रपति से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर मुलाकात कर सकते हैं और यहां युद्ध को लेकर के बातचीत हो सकती है। मिडिल ईस्ट में जो युद्ध जारी है उसे लेकर के चर्चा हो सकती है, क्योंकि इसके पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस यूक्रेन के बीच मध्यस्थता की थी। अब ऐसे में आने वाले वक्त में क्या, जब वो ईरान में राष्ट्राध्यक्ष से मिलेंगे, ईरान के राष्ट्राध्यक्ष से, तो वो बात वहां पर भी करेंगे कि जो हिजबुल्लाह और हमास को लेकर के लड़ाई जंग जारी है इजराइल को लेकर के, वो रुक जाए। खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन हम देख रहे हैं कि विपक्षी गठबंधन यानी कि महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस पार्टी और शिवसेना उद्धव गुट में सहमति बनती हुई नजर नहीं आ रही सीट बंटवारे को लेकर के, और इसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार अब विपक्ष पर निशाना साध रही है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। सीट बटेगी या बट जाएगा एमवीए? नामांकन शुरू, लेकिन फंसा है पेच। कांग्रेस शिवसेना यूबीटी में सीटों पर रार, एक दूसरे के सीटों पर दावेदारी। अब शरद पवार निकालेंगे सीटों का फॉर्मूला। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर जहां महायुति में सीट बंटवारे का रास्ता साफ हो गया और बीजेपी ने 99 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी कर दी, वहीं महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए में सीटों के बंटवारे को लेकर अब भी घमासान मचा है। कई बार बैठकों का दौर चल चुका है, लेकिन कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट में सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बन पाई। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि आज एमवीए की बैठक में सब तय हो जाएगा और 25 अक्टूबर को कांग्रेस पहली लिस्ट जारी कर देगी। 96 जगह पे हमने स्क्रीनिंग की है और कुछ सीटों के बारे में आज चर्चा हुई है और 25 तारीख को और स्क्रीनिंग कमेटी का एक मीटिंग होगा और उसी दिन सीएससी का भी मीटिंग होगा और उस दिन सब फाइनल यहाँ पे किया जाएगा। तो वहीं एनसीपी की तरफ से कहा जा रहा है कि कहीं कोई मतभेद नहीं है, आज एक बार फिर बैठक होगी और सब कुछ तय हो जाएगा। सीट बंटवारे में देरी पर बीजेपी अब एमवीए पर तंज कस रही है और कह रही है कि 18 सीटों पर कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी में तो 12 सीटों पर कांग्रेस और उद्धव के बीच तकरार है। ऐसे में देरी बता रही है कि सीट पर घमासान कितना ज्यादा है। संजय राउत जी, आप मुख्यमंत्री के सपने देख रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि घोषणा कीजिए, जब आपको ये भी नहीं पता है कि आपकी हार है या जीत। हार तो स्वाभाविक है। 18 ऐसे सीट्स हैं जहां कांग्रेस और एनसीपी में अड़चन, 12 ऐसे सीट्स हैं जहां कॉन्फ्लिक्ट है कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के बीच में। मुख्यमंत्री तो दूर की बात है, तो कृपया आप ये हसीन सपने मत देखिए, काम पे उतरिए। एक तरफ नामांकन की शुरुआत हो गई है और दूसरी तरफ सीट बंटवारे पर पिछड़ते एमवीए में घमासान है। सवाल उठ रहे हैं, ऐसे में ये देरी कहीं चुनावी हार का कारण ना बन जाए, क्योंकि वक्त निकलता जा रहा है और मामला उलझता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात दिल्ली की होगी। दिल्ली के रोहिणी इलाके के सीआरपीएफ स्कूल के बाद जिस तरीके से धमाका हुआ, उसे लेकर के पुलिस, एनएसजी, एनआईए की टीम जांच कर रही है और खालिस्तानी कनेक्शन भी खंगाल रही है।
बिल्कुल, इसमें खालिस्तानी जो कनेक्शन है उसको तो खंगाला ही जा रहा है, लेकिन इसके अलावा पाकिस्तानी कनेक्शन और नक्सलवाद के एंगल से भी जांच पड़ताल की जा रही है। कैसे ये सारी की सारी टीम्स इस वक्त जांच कर रही है, आपको उस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। आतंक का टेलीग्राम, जांच में सामने आएगा नाम। दिल्ली में टेरर, राजधानी पर किसकी नजर? दीपावली से पहले दहशत की तैयारी, सुरक्षा एजेंसी आतंक पर भारी। दिल्ली के रोहिणी में हुए ब्लास्ट की जांच तेज हो गई है। पुलिस और जांच एजेंसियां सस्पेक्ट को ट्रेस कर रही हैं। इसके अलावा यह भी पता लगाया जा रहा है कि धमाके में किस तरह के आईडी का इस्तेमाल किया गया था। पुलिस इस मामले की जांच के लिए हर वो एंगल तलाश रही है जिस पर उनको शक है। चाहे धमाके के नक्सल कनेक्शन की बात हो या खालिस्तानी एंगल की, टेरर एंगल से मामला जुड़ता दिख रहा हो या फिर देश विरोधी तत्वों का कारनामा, पुलिस हर उस पहलू से मामले की जांच कर रही है जिस पर उसे थोड़ा भी शक है। दरअसल पिछले कुछ वक्त से सीआरपीएफ ने नक्सलियों के खिलाफ ताबड़तोड़ अभियान छेड़ रखा है, जिससे पुलिस को शक है कि नक्सली भी इस धमाके के पीछे हो सकते हैं। सीआरपीएफ स्कूल में जवानों और अफसरों के बच्चे पढ़ते हैं, इसीलिए ऐसा हो सकता है कि दहशत फैलाकर कोई मैसेज देने की कोशिश की गई हो। वहीं दूसरी ओर खालिस्तानियों के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियों की लगातार बड़ी कार्रवाई भी इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि इस धमाके के पीछे खालिस्तानी भी हो सकते हैं। यही वजह है कि विस्फोट में खालिस्तानी लिंक की भी जांच करते हुए दिल्ली पुलिस ने सोशल मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम को चिट्ठी लिखकर एक चैनल वाले के बारे में जानकारी मांगी है, जिसमें दावा किया गया था कि यह विस्फोट भारतीय एजेंटों द्वारा कथित तौर पर खालिस्तान समर्थक अलगाववादियों को निशाना बनाए जाने के प्रतिशोध में किया गया था। यही वजह है कि जांच एजेंसियां खालिस्तान के इस मैसेज की छानबीन में जुटी है। धमाके की जांच के दौरान पुलिस को एक अहम कड़ी भी हाथ लगी, जिसमें घटना से एक रात पहले एक संदिग्ध का सीसीटीवी फुटेज बरामद हुआ। इस फुटेज में एक संदिग्ध युवक को सफेद टी शर्ट में देखा गया। विस्फोट से एक रात पहले घटनास्थल पर गतिविधि देखी गई। इसके साथ ही जांच एजेंसियां विस्फोट से ठीक पहले घटनास्थल के पास देखे गए 2 दर्जन से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर जानकारी जुटा रही है। फिलहाल एनआईए समेत शीर्ष जांच एजेंसियां इस विस्फोट के सुरागों का पता लगाने में जुटी है। देश में त्योहारों से पहले दिल्ली में हुए धमाके ने जांच एजेंसियों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। पुलिस की कोशिश होगी कि जल्द से जल्द मामले के तह तक पहुंचकर दहशतगर्दों पर शिकंजा कसा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आतंक का संदेश टेलीग्राम पर और टेलीग्राम को चिट्ठी लिखी गई है, लेकिन आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं कि टेलीग्राम आखिर क्यों लोगों को पसंद आ रहा है। नंबर 1 पॉइंट, सरल, इस्तेमाल करने में काफी ज्यादा आसान है, किसी तरह की परेशानी नहीं आती। निजी यानी कि एंड टू एंड एन्क्रिप्शन, पहचान छिपाने की सुविधा इसमें मिल जाती है। सुरक्षित है, टेम्पोज फीचर से जनरेट इजिली हो जाता है। और इसके अलावा सीक्रेट की बात करें तो सीक्रेट चैट का पता लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तेजी की अगर बात करें तो दूसरे ऐप के मुकाबले काफी ज्यादा फास्ट है। सोशल मीडिया, हर ग्रुप 2 लाख तक मेंबर बना सकते हैं इस पे, यानी कि संख्या भी ज्यादा है, ज्यादा तादाद में लोग इसमें जुड़ सकते हैं। तो ये आपको बता रहे हैं कारण, इसी वजह से टेलीग्राम लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और 2 मिनट में दुनिया के जरिए दुनिया भर की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे। अमेरिका के ह्यूस्टन में टावर से टकराया हेलीकॉप्टर, टक्कर के बाद हुआ क्रैश। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई पूरी घटना, 4 लोगों की गई जान। रूस के कोलिचेवो में लोहे के गोदाम में लगी आग, आग लगने के कारणों का नहीं पता। पूरे इलाके में फैला धुआं, लोगों को सांस लेने में हुई तकलीफ। न्यू मैक्सिको में एयर शो के दौरान प्लेन क्रैश हुआ, हादसे में पायलट की मौत। 100 से ज्यादा एयर शो में ले चुके थे भाग। इजराइल ने हिजबुल्लाह पर की एयर स्ट्राइक,
हिजबुल्लाह के बंकरों को बनाया निशाना, तेज धमाके के बाद उठा आग और धुएं का गुबार। और खबरों में आगे बढ़ते, सूडान में रूसी विमान क्रैश, उत्तरी दारफुर में भी विमान IL-76 और RSF विद्रोहियों ने गिरा दिया। सीरिया पर भी इजरायल ने बरसाया बम, IDF का बयान, हिजबुल्लाह के फाइनेंशियल हेड को बनाया निशाना। लेबनान पर इजरायल के हमले के बाद बेरूत में भगदड़ मची, अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित जगहों पर भागते दिखे लोग, सैकड़ों जगहों पर लोगों की लगी लंबी लंबी कतारें। बात बेरूत के रिहायशी इलाकों में भी इजरायल कर रहा है बमों की बारिश, सोमवार को अस्पताल को बनाया गया निशाना, हमले के बाद अफरा तफरी का माहौल। इजरायल की सेना का ईरान पर बड़ा आरोप, कहा लेबनान में नकद रुपए और सोने से भरे हुए बक्से भेज रहा ईरान, बंकर में मिले नकद रुपए और सोने का बक्सा। मैक्सिको के रोजवेल में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, सड़कों पर भरा पानी, कई गाड़ियां पानी में डूबी, 2 लोगों की जान गई।